हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट और इसका आज 13th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये नोबल मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। यहाँ पर करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है। लॉयन डियर एंड ए स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि लॉयन क्या है, ये भी कंज्यूमर है और स्पैरो भी कंज्यूमर है, हालांकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। डियर क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर। ये किस पे फीड करेगा, ये डियर हर्बीवोर्स हुआ। और स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, इन बीइंग कंज्यूमर्स सिमिलर हैं। तो ये सही है। प्रेडेटर स्टारफिश प्रिजेस्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट्स। ये भी ठीक है। प्रिजेस्टर यहाँ पर क्या है, ये कीस्टोन स्पीसीज है। कहाँ पर था ये, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। यहाँ से जब इसको हटा दिया गया था, प्रिजेस्टर को हटा दिया गया था, तो इट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ये किस वजह से, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीसीज है, ये इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रेडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीसीज। दिस विल नॉट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीसीज, क्योंकि यहाँ प्रेडेटर्स क्या है, प्रेडेटर्स दे आर प्रूडेंट वाइज। क्योंकि अगर ये प्रे ख़त्म कर देगा तो इसका खुद का सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा होगा। दिस विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीसीज। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन स्ट्रिक्नीन। निकोटीन स्ट्रिक्नीन ये क्या है, ये एल्कलॉइड्स हैं। तो दीज आर नॉट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट एंड सेकंड। तो 101 का क्या होगा, फोर्थ। करेक्ट वंस पूछे गए। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर 56, 105। तो कोलंबिया, ये बर्ड्स की डाइवर्सिटी लैटिट्यूडनल रेंज, कोलंबिया जो होगा ये इक्वेटर पर है, यहाँ पर 1400 स्पीसीज़ हैं। न्यूयॉर्क ये 41 डिग्री नॉर्थ पर है और यहाँ पर स्पीसीज़ है 105 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। और ग्रीनलैंड जो दिया हुआ है ये 71 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर स्पीसीज़ हैं 56। टोटल स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पर 56, 71 डिग्री नॉर्थ। तो ग्रीनलैंड पे पूछा गया है, आंसर होगा 56। और ये क्या है, ये लैटिट्यूडिनल रेंज शो करता है, लैटिट्यूडिनल रेंज। तो चाहे एल्टीट्यूड बढ़े, एल्टीट्यूड का मतलब हुआ हाइट, सी लेवल से जब ऊपर जाएंगे तब भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करेंगे, ये इक्वेटर और ये पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल की तरफ जब मूव करेंगे तब भी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो कोलंबिया इक्वेटर पर है, 1400 है। उसके बाद और ऊपर की तरफ गया तो 105, और जब पोल के पास पहुँचे तो 56। तो 102 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रिच, और इसी को बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ प्लैनेट। तो प्लांट्स कितने हैं यहाँ पर, 40,000। एम्फीबियंस और मैमल्स ये होते हैं 427। इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज हैं 1.25 लैक्स और फिशेज हैं 3000। तो मैक्सिमम किसका हुआ नंबर, इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, 103 इज़ थर्ड।
Now we move to another question, question number 104. How many MTP are performed in a year all over the world? तो टोटल MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये कितनी परफॉर्म्ड हो रही हैं? ये होती हैं 45 to 50 मिलियन। ये टोटल नंबर है 1/5 टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज, जितनी कंसीव्ड प्रेगनेंसी है उसका 1/5 है ये। और MTP में क्या होता है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंडिया में लीगलाइज किया गया था 1971 में और अमेंडमेंट हुआ है इस बिल में, संशोधन हुआ है 2017 में। तो 104 का राइट आंसर हुआ 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू। तो लैकोप्रोन में क्या होगा? रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और इसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे क्या हैं? जेड, वाई और ए। तो ये रेगुलेटर, यहाँ पर रिप्रेसर mRNA बनेगा पहले, फिर रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ये बाइंड करती है जा करके ऑपरेटर से। दिस विल गो एंड बाइंड विद ऑपरेटर। इसकी वजह से RNA पॉलीमरेज जो होगा वो आगे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। और रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज या एलोलैक्टोज ये क्या करते हैं? ये इंड्यूसर का काम करते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेंगे, इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई परमिएज के लिए और ए जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू, तो ये ऑपरेटर। 105 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, इफ ए सैंपल ऑफ BDNA कंटेन्स 1 लाख न्यूक्लियोसोम्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BDNA सैंपल। BDNA सैंपल की लेंथ क्या होगी? तो एक न्यूक्लियोसोम में होते हैं 200 बेस पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर देखे जाएं तो ये हो जाएंगे 2 × 10⁻⁷। और दो बेस पेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा 6.8 × 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 6.8 मिलीमीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, तो ये 6.8 मिलीमीटर। तो 6.8 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में भी दिया गया है, तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 0.68 सेंटीमीटर। तो ये आंसर भी सही हो गया। तो बोथ 2 and 3 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 106 आंसर विल बी 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बी यूजफुल फॉर। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? विच हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड, जिनका DNA मैनिपुलेट किया गया हो, हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड। एंड possess फॉरेन जीन, एक्सप्रेस भी करेंगे, possess एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन। फॉरेन जीन का मतलब दूसरी स्पीसीज से है ये जीन अदर स्पीसीज की है, तो इनको बोलेंगे ट्रांसजेनिक। तो ये किस लिए होंगे? स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसके लिए भी है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी है, इनको स्टडी करते हैं, और केमिकल सेफ्टी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल,
और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल एंड दीज आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पर इनकी कॉपी नंबर जो होगा 2 भी हो सकता है, 15 से 100 भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसी वजह से इनको वेक्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। 108 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सा सही है? सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर नंबर, एज और ओरिएंटेशन, लीव्स का, इसके अलावा क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, क्लोरोफिल कंटेंट और इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए या प्लांट फैक्टर्स हो गए। इसके बाद सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस सही है। यूजली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज एंड लिमिट द रेट, तो ये भी सही है। एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और ये किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। तो यहाँ पर 109 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Closely located genes assorted together and distantly located genes due to recombination assorted independently। तो इसी को बोला जाएगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स अगर साथ साथ इनेट हो रही हैं तो इसको बोला जाएगा लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन जब इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो या इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो तो ये रिकॉम्बिनेशन। तो ये सही दिया हुआ है। मेनी जीन्स वर लिंक्ड टू सेक्सेस ऑल्सो एंड कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम पर अगर हैं तो इसको बोला जाएगा एक्स लिंक जीन्स, और अगर वाई क्रोमोसोम पर हैं तो वाई लिंक जीन्स। तो ये सेक्स लिंक जीन्स, ये डेफिनेशन भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 110 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111. Select the agranulocyte type of WBC. So WBCs are of 2 types, granulocyte and agranulocyte. granulocyte है और agranulocyte। agranulocyte मतलब ग्रैन्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट, और ये वाली जो सेल्स होंगी इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये 3 तरह की हैं, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और agranulocytes इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 2 तरीके के हैं फिर, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी वाला जो है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है ए ग्रैनुलोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट ये तो आरबीसी हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स ये प्लेटलेट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स ये ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, बेसोफिल्स ये भी ग्रैनुलोसाइट है। तो यहाँ पर ए ग्रैनुलोसाइट सिर्फ एक है, दैट इज सेकंड, ओनली डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन 112, विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर CO2 रिमूव होती है और हाइड्रोजन रिमूव होगी, NAD+ इसको एक्सेप्ट करेगा, NAD2H में चेंज होता है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसलिए इसको स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनता है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ
बनाता है सिट्रिक एसिड, साइट्रेट। तो यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट किससे हो रही है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, इन टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 आर रेस्पेक्टिवली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये होगा 40 और PCO2 होता है 45। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 95 mm of Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा 40 mm of Hg। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी ये 95 से इधर की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये 45 है, 45 से 40 की तरफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रेस्पेक्टिवली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 40 एंड 45। 113 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 114। इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNAs then what is the sequence of amino acid in polypeptide chain? क्वेश्चन नंबर 114। तो AUG ये किसके लिए? ये मैथ्योनिन के लिए। UUU ये फेनिलैनिलीन के लिए। फिर CUU ये ल्यूसिन के लिए। AUU ये आइसोल्यूसिन एंड AUA दिस इज ऑल्सो फॉर आइसोल्यूसिन एंड UCU इज सीरीन। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा यहाँ पर 114 का। 114 is first. Now we move to another question. In the given below diagram, yeast cell is represent. If we study cell cycle of one yeast in the given diagram, then select the correct option for yeast. तो यहाँ पर 3 जनरेशंस 90 मिनट, ईस्ट की सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट। तो एक बार जब पूरा होगा तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो 2, दूसरी बार ये 2 से 4 और तीसरी बार ये 8। तो यहाँ पर 2, 4 और 8। क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जिंक। जिंक किसके लिए है? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। कोफैक्टर का काम करता है, मेटल आयन है ये। हीम, हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप परऑक्सीडेज में। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में भी है। NADP, NADP ये क्या है? ये कोएंजाइम है और यहाँ पर विटामिन है नियासिन, इसका एसेंशियल कंपोनेंट। इसके बाद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा। तो 116 का करेक्ट आंसर हुआ A इज़ सेकेंड, B इज़ थर्ड, C इज़ फर्स्ट एंड D इज़ फोर्थ। 116 is third. Now we move to another question. Question number 117. Select the incorrect match. क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये सही है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सीलिया और फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो इनकरेक्ट मैच हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 8 सब यूनिट्स। यहाँ पर 8 नहीं 4 हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। The enzyme isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, hot vents and sulfur in springs are stable and retain their catalytic power at high temperature. तो ये सही है। आइसोलेटेड जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वेटिकस,
यहाँ पर जो पीसीआर में जो एंजाइम यूज़ किया जाता है टैक पॉलीमरेज, ये इससे ऑब्टेन किया जाता है। ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 118 का करेक्ट आंसर हुआ। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। 118 इज़ थर्ड। Now we move to another question, question number 119. Given below are two statements. दो statement दिए हुए हैं. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT, जहाँ पर बनता है मैक्यूला डेंसा और afferent arteriole, इसी की सेल्स बनाती हैं JG सेल्स at the location of their contact, जहाँ पर DCT, distal convoluted tubules और afferent arteriole, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस। तो अफरेंट आर्टेरियोल की जो सेल्स हैं जब यहाँ पर ये कांटेक्ट में होंगी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगी, तो वहाँ पर ये बनाएंगी जेजी सेल्स जो रेनिन रिलीज करती है। ये डीसीटी की जो सेल्स, कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं जिनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस का होता है? ये पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी, कलेक्टिंग डक्ट में भी, और यहाँ पर एचाइन, अमोनिया और पोटेशियम। तो एचाइन वगैरह, जब एचाइन और अमोनिया ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे, और सोडियम पोटेशियम का जो मेंटेनेंस होगा तो ये आयनिक बैलेंस के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया हुआ, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। 119 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 120। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? ये पीजीआर है और ये ग्रोथ क्या है? इनिबिटर है। It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. सही है। Abscisic acid inhibits seed germination. Abscisic acid helps seeds to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. In most situations, abscisic acid acts as antagonist to ethylene. ये ethylene के लिए नहीं, ये जिब्रेलिक एसिड के लिए, जिब्रेलिन्स के लिए एंटागोनिस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर 120 का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 121। यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशंस पूछी गई हैं। तो हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स इसके नीचे। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, ये ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। सही है। पेरिगाइनस सोयाबीन में नहीं है, ये प्लम, पीच और रोज़ में। प्लम, पीच एंड रोज़। इसके बाद एपिगाइनस कंडीशन किस में होगी? एपिगाइनस है ये कुकुम्बर में, ओवरी इंफीरियर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर, कुकुम्बर में, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और गुआवा। वैसे अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में जो आपके एनसीईआरटी में है उसमें से सिर्फ कंपोजिट ही जो है वो इन्फीरियर ओवरी वाली है, बाकी सब में सुपीरियर ओवरी है। मालवेसी, ग्रैमिनी। पेरिगाइनस कंडीशन रोज़ में, तो ये सही है। डायग्राम भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। पेरिगाइनस गाइनोशियम सेंटर में, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स एट द रिम ऑफ द थैलेमस एंड दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। इन फ्रॉग इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। किसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है? तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को। तो 122 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पामेटली कंपाउंड लीव्स, ये सिल्क कॉटन में। रेटिकुलेट वेनेशन किस में? डाइकॉट में। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, ये नीम का। और रेसिमोज
रेसिमोज ये एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्टोपेटल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज होंगे फ्लावर्स। नीम में पिन्नेटली कंपाउंड, यहाँ पर कॉमन एक्सेस होगी जिस पर इंसिजन जो होगा वो नीचे तक आया होगा, अंदर तक, मिडरिप तक, तो इसको बोला जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया क्या है? ये कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। तो अदर नेम ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ निजल्स ग्रैन्यूल, अदर नेम ऑफ सिनेप्टिक नर्व। तो ये क्या हुआ? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स का कलेक्शन होगा इसको बोलते हैं गैंग्लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको बोला जाएगा न्यूक्लियाई। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। क्रेनियल बोन, एक्सियल स्केलेटन, फेशियल बोन, एक्सियल स्केलेटन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्कल। और टोटल नंबर है इसमें कितना? 22। स्टर्नम, स्टर्नम क्या है? ये भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो स्टर्नम और इसके अलावा क्या रह गया? वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ये सब आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज। क्रेनियम और फेशियल बोन स्कल बोन बनाते हैं, उसमें टोटल नंबर है 22। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस में करेक्ट सीक्वेंस अगर देखा जाए तो साइटोक्रोम BC1 CAA3। यहाँ पर C क्या है? ये मोबाइल कैरियर। ये कॉम्प्लेक्स 3, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4, A और A3। ये कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को जोड़ेगा थ्रू मोबाइल कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 126 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड? तो जो कोडॉन्स किसी के लिए नहीं कोड करते हैं वो कहलाते हैं नॉनसेंस कोडॉन, क्योंकि कोडॉन का सेंस होता है, मीनिंग होगा अमाइनो एसिड के फॉर्म में। तो नॉनसेंस कोडॉन्स बोलते हैं इनको, या इसी को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। यहाँ पर आकर के चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा स्टॉप कोडॉन्स। और ये कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं? ये दो दिए हुए हैं, UAA एंड UAG। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 127 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, conversion of humus into inorganic nutrients. Inorganic nutrients is called catabolism, leaching, mineralization या fragmentation। तो ह्यूमस का जो कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। लीचिंग क्या है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का हॉराइजन में, अर्थ के हॉराइजन में जाना और प्रेसिपिटेट हो जाना एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, उसे लीचिंग बोलेंगे। कैटाबॉलिज्म डेट्रीटस का इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन होना। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन डेट्रीटस जो होगा स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है डेट्रीवोर्स के द्वारा, स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। इंटेस्टाइनल परफोरेशन में अगर इन सीवियर केस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये किस में होता है? ये टाइफॉइड में अगर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड कॉम्प्लिकेशन है ये टाइफॉइड फीवर का। और टाइफॉइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? विडाल। किससे होता है? कॉजेटिव एजेंट है इसका, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, in agarose gel electrophoresis the DNA fragment which moves farthest from loading place। तो लोडिंग इसकी किधर करेंगे? डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज है तो ये किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये कैथोड और ये एनोड, और जो इतना छोटा होगा वो सबसे दूर तक आता है, बड़ा वाला जो होगा वो सबसे पीछे रहेगा। और इसी ये किस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है किसकी हुई, इसको क्या बोलेंगे? सीविंग इफेक्ट।
तो यहाँ पर सबसे दूर वाला कौन सा आएगा, फारदेस्ट कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट। 130 is second. Now we move to another question 131. The process of translation is, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए की सिंथेसिस को बोला जाएगा रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपरॉन एक्सेप्ट, सारे के सारे ओपरॉन का पार्ट है। तो ओपरॉन में क्या होता है, रेगुलेटर जीन होती है, रेगुलेटर जीन के अलावा प्रोमोटर है, प्रोमोटर के अलावा ऑपरेटर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, एनहांसर, प्रोमोटर। तो यहाँ पर एनहांसर, this is not the part of operon. 132 is third. Now we move to another question 133. Which one of the following is the correct match with reference to biodiversity? Biodiversity के रिस्पेक्ट में करेक्ट मैच यहाँ पर देखा जाए तो फिशेज 28,000 स्पीसीज, बीटल की 3 लाख स्पीसीज थी, 30,000 गलत दिया है। ऑर्किड्स की नियरली 20,000 स्पीसीज, एंड्स की मोर देन 20,000 स्पीसीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिशेस 28,000। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ट्यूमर प्रिवेंटिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस वेक्टर, एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये सही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, रेट्रोवायरस, ये एनिमल्स में वेक्टर का काम करेगा। ट्यूमर प्रिवेंटिंग प्लाज्मिड, यहाँ पर क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, जो क्राउन गॉल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डाइकॉट्स में होती है क्राउन गॉल डिजीज़। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 134 का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड सेकेंड। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। सेलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रेट। तो यहाँ पर ट्रेट्स अगर देखे जाएँ तो कैरेक्टर और ट्रेट जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, कैरेक्टर क्या है, ये जनरल ब्रॉडर कैटेगरी है, ब्रॉडर कैटेगरी, और इसी के जो वेरिएशंस होंगे, डिस्टिंक्ट वेरिएशन, तो उनको बोला जाएगा ट्रेट। ट्रेट्स आर डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक वेरिएशंस, डिस्टिंक्ट वेरिएशंस। तो यहाँ पर फ्लावर कलर में भी वायलेट, वाइट, तो वायलेट और वाइट ये क्या हो गए, ये इसके ट्रेट्स हो गए, और फ्लावर कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसी तरह से फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सियल भी हो सकती है। तो फ्लावर पोजीशन जो हो गया ये कैरेक्टर हो गया, टर्मिनल और एक्सियल ये क्या हो गए, ये इसके ट्रेट्स हो गए। बाकी टॉल, राउंड, ग्रीन ये क्या है, ये सब ट्रेट्स हैं। टॉल डॉर्फ हो सकता है, राउंड रिंकल्ड हो सकता है, ग्रीन येलो हो सकता है, तो ये ट्रेट्स हैं। तो बी, सी एंड डी, दीज आर ट्रेट्स। So I have covered my portion, question number 101 to 135. Now further discussion will be carried by my fellow partner Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं? तो बच्चों आज एफएसटी का आपका क्वेश्चन नंबर 136 से 170 हम कराएंगे, और 101 से 135 सैलेन सर ने करा दिया है, और उसके बाद का कराएंगे विक्रम सर। बच्चों एफएसटी का टेस्ट आप अच्छे से दे रहे होंगे, एनालाइज करिए और एरर को आप आइडेंटिफाई करिए, और एक एरर बुक बनाइए, मिस्टेक बुक बनाइए, और उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं उसको क्या करिए, लिखिए। जो भी सिली मिस्टेक्स हैं कैसे हुई हैं, ओमार फिल करने में, गोला भरने में, या आपको पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी हो गई, इन सबको आप अंडरलाइन करिए और वो अगले टेस्ट में ना करिए। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आपका नंबर इंप्रूव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। सही है भाई, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड था,
और इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर में लिया गया था एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर यानी नंबर ऑफ स्टेमन, और बेटा इसको दिया था कैरलस लिनियस ने। तो ये सही हो गया। आर्टिफिशियल सिस्टम का यही ड्रॉबैक था, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, ये इसकी ड्रॉबैक है या क्या कह सकते हो डीमेरिट है, ठीक है ना, गलती है, कमी है। मोर स्टेबल होता है सेक्सुअल देन वेजिटेटिव, इन्वायरमेंट का प्रभाव वेजिटेटिव पे ज्यादा पड़ता है। तो दोनों सही है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? एन्यूप्लाइडी डाउन सिंड्रोम होता है, एन्यूप्लाइडी में क्रोमोसोम का नंबर पेयर में 1 या 2 बढ़ जाए, 1 या 2 घट जाए, तो इसको बोलते हैं 2 से 1 बढ़ गया ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम 2n+1 सिंबल से दिया जाता है। हीमोफीलिया बेटा आपका क्रोमोजोमल लेवल नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के कैटेगरी में आता है। तो पॉलीप्लाइडी नहीं होंगे, ये दोनों गलत हो गया। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड, यस, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाती है, तो 2 सही है और 2 गलत है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 137 का आंसर हो गया बेटा आपका सेकेंड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्लैसी सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड रूट स्टिल्ट रूट यूफॉर्बिया जामिनकंद कैरेट एंड मैच। मैचिंग का क्वेश्चन है। फिलोक्लैड आपने पढ़ा होगा जिसमें स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है लीफ नुमा स्ट्रक्चर में और लीफ बदल जाता है स्पाइन में। फिलोक्लैड में बेटा अगर आ जाए फ्लैसी सिलेंड्रिकल तो क्या कहलाएगा बेटा? यूफॉर्बिया होगा। और अगर फ्लैटेंड फ्लैसी हो जाए तो हो जाता था अपुंसिया, याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया, सही है। अंडरग्राउंड में आपका राइजोम में आता था बनाना, जिंजर, टर्मरिक, लोटस। जामिन कंद भी आ जाता बेटा अंडरग्राउंड स्टेम में, राइजोम नहीं, कॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। अंडरग्राउंड रूट में आता बेटा कैरेट, रेडिश, टर्निप। स्टिल्ट रूट ऑब्लिकली डाउनवर्ड जाता है, लोअर नोड से जाता है, मेज और सुगर केन में पाया जाएगा, सपोर्ट देगा। तो सामने सामने की मैचिंग है। वैसे भी एक ऑप्शन में A1 B2 था जो कि पहला हो गया। तो 138 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन? मतलब 2 हार्मोन दिए, दोनों एक दूसरे के कैसे हो? जस्ट अपोजिट हो, यानी एंटागोनिस्टिक हो। पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। तो बेटा ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? पैराथायरॉइड है। और उसको डिक्रीज करता है कौन? आपका थायरोकैल्सिटोनिन। तो पीटीएच एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, पीटी इंका, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को और टीसीटी उसको डिक्रीज करता है, दोनों एंटागोनिस्टिक हो गए। इंसुलिन सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में सेल में जैसे कि एडिपोसाइट और लीवर की कोशिकाओं में हिपैटोसाइट में स्टोर करा देता है। ग्लूकेगॉन इसके एंटागोनिस्टिक होता है, ये सेल से निकलवा के ब्लड में भेज देगा। रास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ाता है, एएनएफ घटाता है। तो तीनों क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी ऐसा नहीं ऑप्शन है जो एंटागोनिस्टिक नहीं है, यानी तीनों एंटागोनिस्टिक है। अब पूछा क्या है? इनकरेक्ट बताना है। तीनों करेक्ट हो गया तो नन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच? एक्स प्लांट, प्लांट का वह पार्ट जिसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। माइक्रो प्रोपेगेशन, एक्स प्लांट में डी डिफरेंशिएशन से कैलस बनता है, तो कैलस अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक होगा, और हर कैलस की कोशिका से एक नया पौधा बन सकता है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। सोमा क्लोन्स, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमा क्लोन्स यानी सोमैटिक सेल से बनते हैं, एक जैसे होते हैं इसलिए सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। इसको बोलते हैं आपका यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में क्योंकि सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं।
जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो लिखा है बैक्टीरिया एंड फंजाई, खाली है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बेटा आपका प्लांट्स भी आएगा, इसमें आपका एनिमल्स भी आएगा, और आपको पता है मोर देन 95% क्या पाए जाते हैं, माइस, जो होते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच है, ध्यान रखना। dn/dt इक्वल टू rn एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो सही है। n एट टाइम t इक्वल टू n0 e टू द पावर rt, ये भी एक्सपोनेंशियल का ही इक्वेशन है। dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n/k, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। b माइनस डी होना चाहिए था, पर कैपिटा बर्थ माइनस पर कैपिटा डेथ, ये आता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी इंट्रिंसिक रेट, तो फोर्थ गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इनकरेक्ट पूछा है बेटा। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, ये बात करेक्ट है। डेट्राइटस फूड चेन सही है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सही है। जीपीपी को बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहां पे लिखा है ग्रेजिंग, इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर यही हो गया। जीएफसी और डीएफसी टेरेस्ट्रियल में भी चलता है और एक्वेटिक में भी चलता है, लेकिन बेटा अगर हम देखें तो एक्वेटिक में मेजर कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी होता है जीएफसी, और आपका टेरेस्ट्रियल में मेजर कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी होता है डीएफसी। लेस देन 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का क्या होता है, पार, और पौधे 2 से 10% यूटिलाइज करते हैं पार का। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन और सीएनएस आते हैं बेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आते हैं। ऑटोनॉमिक अगर इंटरनल ऑर्गन को गया तो उसको बोलते हैं विसरल, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो सीएनएस को छोड़ के बाकी सब किस कैटेगरी में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस में आते हैं बेटा आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल में है, सही है। विसरल भी पेरिफेरल में होता है, इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो सारी बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा सेकंड 143 का। बेटा एक बात याद कर लीजिएगा कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में मेनी डेंड्राइट और सिंगल एक्सॉन पाया जाता है। बाइपोलर न्यूरॉन में बेटा 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट पाया जाता है, और बाइपोलर न्यूरॉन बेटा आपके रेटिना ऑफ आई, साथ साथ नोज एंड ईयर, तीनों में पाया जाता है। और ए पोलर यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सॉन होता है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। नॉन पोलर बेटा इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हैंड लिम्ब बोन, तो बेटा हैंड लिम्ब बोन में जो आपकी एडी यानी आपके टार्सल्स कहलाते हैं, 7 संख्या होता है। मेटाटार्सल 5 होते हैं। फीमर थाई बोन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, एक होता है। टिबिया फ्यूबुला हो गया, और एक हो गया पटेला, और हो जाते हैं 14 फैलेंजेस डिजिट। ते मिला के बेटा टोटल 30 हो जाता है। रेडियस अल्ना ये बेटा आपके 4 लिम्ब के पार्ट हैं, ये नहीं आएगा, तो 144 का आंसर हो जाएगा, 4 होगा आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, C4 प्लांट, सॉर्गम, तो सही भाई मेज, सॉर्गम और शुगर केन, इसमें पाया जाता है बेटा आपका C4 प्लांट होता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, मेजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। रुबिस्को चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, सब में पाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर C3 प्लांट होगा तो रुबिस्को आपका मेजोफिल सेल में पाया जाता है, और अगर बेटा अगर C4 प्लांट होगा तो रुबिस्को आपका बंडल शीथ सेल के अंदर बंद रहता है। RUBP बेटा 5 कार्बन का कीटोज शुगर है, ये 7 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड कहाँ है, सही है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, वही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 146, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बच्चों ध्यान देना कि आपका अभी तक कई क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला था, अचानक से करेक्ट आ गया तो हो सकता है दिमाग आपका सोचने लगे कि करेक्ट और इनकरेक्ट सोच के इनकरेक्ट ही समझ जाए। करेक्ट मैचिंग करना है। राइबोज बेटा 5 कार्बन का होता है, और यहां पे जरा देखिए तो ये राइबोज नहीं, ये ग्लूकोज का फिगर बना हुआ है, 6 कार्बन है। अगर 5 कार्बन वाला होता ये वाला, अगर यहाँ पे OH होता कार्बन नंबर 2 पे तो राइबोज हो जाता, और OH ना होता तो डीऑक्सी राइबोज हो जाता।
तो यहाँ पे सीधे एकदम अलग कर दिया गया, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और 6। एरिकिडोनिक एसिड में बेटा 20 कार्बन होता है और यहाँ पे गिनिए तो 14 15 एंड 16 पामेटिक एसिड होना चाहिए था, तब सही होता। यूरासिल, तो डबल सीओ हो तो यूरासिल, और बेटा डबल सीओ के साथ 5वें पोजीशन मिथाइल लग जाए तो क्या हो जाता है, थायमीन, और NH2 और CO हो तो उसको बोलते हैं एडेनिन। तो ये बेटा यूरासिल सही है। CH2OH अगर बेटा R ग्रुप होता तो सेरीन होता, यहाँ पे मिथाइल है, ये एलानिन का फिगर है, तो आंसर हो जाएगा 146 का 3 करेक्ट मैचिंग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब देखिए ध्यान रखना, पहला करेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट में आप हो सकता है गड़बड़ ना हो जाए। चलिए देखते हैं। एनाफेज, तो करेक्ट हो गया, और पूछा क्या, इनकरेक्ट, ध्यान रखना क्योंकि सेपरेशन दिखा रहा है। टीलोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गया है और न्यूक्लियर अपनी क्रोमोजोम जो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके हैं, सही है। अर्ली प्रोफेज, भाई साहब प्रोफेज होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिखाई देगा और क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होगा। ये तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखा रहा है क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट बनने वाला है, तो ये मेटाफेज सही है, यही गलत हो गया। ये स्टेज था ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सेलेक्ट द करंट मैच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा आपका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, जो कि प्रोफेज 1 में है, तो ये गलत हो गया। और आंसर पूछा है करेक्ट, तो जाहिर सी बात है आंसर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है पैकिटीन में, तो ये भी गलत हो गया। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, ये बेटा आपका होता है एनाफेज। जो क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं एनाफेज 1 में होता है और स्प्लिटिंग होती है एनाफेज 2 में, तो थर्ड सही हो गया। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ये बेटा उसी समय बनता है जब बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद होता है रिकॉम्बिनेशन पैकिटीन, यानी आपका प्रोफेज 1। तो 148 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सही, तो ये हो जाएगा थर्ड, बाकी चीजें गलत हैं। A comparison of the volume of filtrate formed per day 180 liter per day with that of urine released 1.5 liter suggests that nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. This process is called reabsorption। कहते हैं मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, सिर्फ 180 लीटर का 1.5 लीटर या 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है। कहते हैं 0.8% यूरिन टोटल GFR का बनता है, तो यानी मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। आंसर हो जाएगा 149 का थर्ड। और एक चीज याद कर लेना, रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, PCT में। PCT में बेटा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होता है, नियरली ऑल इसेंशियल एलिमेंट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। हेनले लूप में डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होती है और असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, वो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट घटाता है। और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा, आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच हैकफिश मिक्साइन साइक्लोस्टोमेटा। तो आपको याद होना चाहिए पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे हैकफिश मिक्साइन, ये मेंबर होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के। माउथ सर्कुलर और सकिंग टाइप होता है, बॉडी पे स्केल नहीं पाया जाता है, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, जॉ नहीं होता है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाया जाता है। और बेटा याद कर लेना, इसमें जो पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे होता है उस स्पॉनिंग करने के लिए जाता है फ्रेश वाटर में और कुछ दिन बाद डाई ऑफ कर जाता है। शॉफिश प्रिस्टिस, ये बेटा आपका शॉफिश कॉन्ड्रक्टाइस सही है। ट्राइगॉन स्टिंगरे प्रिस्टिस शॉफिश, कैरकोरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, और बेटा टॉर्पीडो वो होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फिश, ये सारे कॉन्ड्रक्टाइस के मेंबर होते हैं। फाइटिंग फिश जिसका दूसरा नाम बेट्टा होता है, ये एक्वेरियम में लगाया जाता है और ये बेटा ऑस्टिक थाइस है, बोनी फिश है। और पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एंजल फिश जिसका नाम होता है टेलोफिलम, तो बेटा एंजल फिश और बेट्टा यानी फाइटिंग फिश इसका इस्तेमाल एक्वेरियम में करते हैं और दोनों होते हैं बोनी फिश। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो बेटा एक फिगर बनाया गया, फ्रूट है तो कोकोनट का फल है, तो मीजोकार्पिस फाइब्रस सही है।
मेसोकार्प इसका क्या होता है, फाइब्रस। ये सीड है बेटा चने का, डाइकॉट सीड है। ये जो फिगर बना था ये मेज के इम्ब्रियो का फिगर था, इंडोस्पर्म था और दिखा था, तो इंडोस्पर्म अपसेट लिखा है, गलत हो जाएगा और यही आंसर होगा क्योंकि यही पूछा गया है। ये एस्टिवेशन हुआ वाल्वेट, सबसे कॉमन होता है, हालांकि कैलोट्रॉपिस एग्जांपल लिखा है लेकिन सबसे कॉमन एस्टिवेशन में कौन आता है, वाल्वेट। तो 151 का आंसर हो जाएगा थर्ड। विच साइंटिस्ट हैड said that evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organ। तो बेटा लैमार्किज्म था। तो 152 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, टर्म साल्टेशन दिया था, आइनोथेरा लैमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था। स्टैनले मिलर 1953 में स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस की मदद से सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया था और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था, वाटर वेपर लिया था, अमोनिया लिया था, मीथेन लिया था और H2 लिया था। AI ओपरिन रसिया के थे और JBS हेल्डेन इंग्लैंड के थे और इन्होंने दिया था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड मॉरुला स्टेज। उसके बाद हायर स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट और उसकी आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो आंसर हो जाएगा 153 का सेकंड। मियोसिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए आपका वेरिएशन चाहिए, तो देखते हैं मियोसिस वेरिएशन कैसे देता है, क्रॉसिंग ओवर के जरिए। तो मियोसिस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो भैया अगर वेरिएशन है तभी इवोल्यूशन है, यानी मियोसिस इवोल्यूशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन देता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और जब एक्सप्लेनेशन है तो असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो 154 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट मैच स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, पीट, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम बेटा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि ब्रायोटेडो और जिम्नो में पाया जाता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। तो डी हो गया 4, 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 हटा दीजिए। बी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बेटा आपका राइजवाइड। देखिए जमीन से जुड़ने वाली संरचना 3 है, होल्ड फास्ट, राइजवाइड एंड रूट। होल्ड फास्ट और राइजवाइड बेटा, होल्ड फास्ट एल्गी में पाया जाता है, राइजवाइड ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, रूट पाया जाता है टेडो, जिम्नो और एंजियो में। रूट होता है स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड, जबकि होल्ड फास्ट और राइजवाइड होते हैं गैमेटोफिटिक। तो बी हो गया 2। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका पहला। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट का कैप्सूल पार्ट होता है। पीट स्फैग्नम में मिलता है, स्फैग्नम पीट मास कहलाता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? तो कहते हैं जिसमें जीन में बदलाव हो जाए वही फैक्टर प्रभावित करेगा, क्योंकि P + Q = 1 होता है। P होता है डोमिनेंट एलील और Q होता है रिसेसिव एलील। तो जीन माइग्रेशन, जीन चला जाएगा तो एलील चला जाएगा, ये इफेक्ट कर सकता है। म्यूटेशन कर सकता है। नेचुरल सिलेक्शन कोई हो सकता है डोमिनेंट चूज हो जाए, हो सकता है रिसेसिव चूज हो जाए। म्यूटेशन से डोमिनेंट वाला रिसेसिव में बदल सकता है। ये सारे फैक्टर कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन भी कर सकता है, जीन फ्लो भी कर सकता है। और एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी जीन का माइग्रेशन पढ़ा जाता है, लेकिन सडन होता है, अचानक से होने वाला प्रभाव है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आंसर हो जाएगा 156 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ एरा। तो सबसे बड़ा होता है बेटा एरा, और एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स और उससे छोटे होते हैं इपोक्स। आपने एरा पढ़ा होगा तो भैया प्री कैम्ब्रियन एरा, कैम्ब्रियन एरा, मीजोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। तो जुरासिक इज द पीरियड, पर्मियन पीरियड है, डिवोनियन पीरियड है, सिनोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा है, कैम्ब्रियन एरा है। तो डी और ई आ जाएंगे एरा, बाकी ऊपर के सारे क्या हो गए पीरियड। पीरियड एरा से छोटे समय होते हैं। Which one of the following is the incorrect match regarding human blood group? Total type of allele is 3.
तो आई जीन के यहाँ पे 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो ये बात तो सही हो गई, इनकरेक्ट पूछा। लेकिन टोटल टाइप जीनोटाइप 6 होते हैं, फार्मूला होता था n/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में n+1। ये आता था जब मल्टीपल एलिज्म का केस बनता था, यहाँ पे 3 रख दो n, तो 3/2, 3+1, तो हो गया 12/2, क्या आ जाएगा 6। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। यही फिनोटाइप है, तो ये भी 4 होना चाहिए था, 5 कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। AB एंड O। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन। असेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, यानी कि घटता नहीं बढ़ता हुआ क्रम है। मेल हनी बी में n=16 होता है, फीमेल हनी बी में 2n=32 होता है, मेल ह्यूमन में होता है बेटा 2n=46। ह्यूमन विद डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 1, तो 2n 46 होता है, लेकिन 1 बढ़ने के कारण कितना हो जाएगा 47। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है बेटा यहाँ पे घट जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 45। तो लास्ट में आपका सबसे ज्यादा क्या हुआ? D, और सबसे कम हुआ A। तो देखिए A और D वाले ऑप्शन 2 हैं। दूसरे नंबर पे आपका आएगा कौन सा बेटा? आपका 46, 7 के बाद 40 सबसे कम हुआ, उसके बाद ज्यादा हुआ 32, और उससे ज्यादा हुआ 45 यानी E। तो ABE, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। फिर उसके बाद आएगा C। आप ऐसे भी कर सकते थे कि असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा D है, तो D से कम 47 से कम क्या 46, तो D के बगल में क्या होना चाहिए? C। तो तेजी से हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी ऑर्डर या सीक्वेंस पूछा जाए तो पहला दूसरा या उसके बगल वाला ढूंढ के लगाया करिए, तो ये बहुत तेजी से हो जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा D है और उससे कम क्या है? C, तो D के बगल में C आना चाहिए, D के बगल में C एक ही ऑप्शन है, और A तो आपका हो ही गया था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट्स आर 50%। तो सही भाई, आपका देखा था 50% पेरेंटल था, 50% रिकॉम्बिनेंट। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस प्लांट, तो होमोजाइगस बेटा आपका कैपिटल T था, स्मॉल t था, कैपिटल T था, 1 1 2 था। ये 50% होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस में टॉल और डॉर्फ नहीं पूछा है, तो सब ले लोगे 50%। ये 50% हेट्रोजाइगस हो गया। फिनोटिपिक रेशियो आपका गड़बड़ा गया, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो आता 3:1, तो ये गलत हो गया, और सी गलत होने के कारण आपका ये ऑप्शन चला गया। और ए और बी दोनों होना चाहिए, ए और बी 2 ऑप्शन में था, तो डी पढ़ लो या ई पढ़ लो। परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप 75। फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, जिसमें से 75% डोमिनेंट है, टॉल है, और 25% बेटा रिसेसिव है, यानी कि ड्वार्फ है। तो यहां से डी आना चाहिए, तो ए बी डी आंसर हो जाएगा सेकेंड। रिसेसिव फिनोटाइप का आंसर हो जाएगा बेटा आपका, तो ए भी हो जाएगा, ए बी डी ई भी हो जाएगा, सब हो गया। तो सेकंड का ई भी तो सही है, तो ये हो जाएगा ए बी डी ई। तो ये तीनों कॉमन था, आपको खाली ई पढ़ लेना था। तो 160 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन लगाने का जो हमारा ट्रिक है उसी से करिए तो जल्दी हो जाएगा। अब मैंने देखा कि भैया ए बी सब में कॉमन है, तो क्यों ना डी पढ़ ले और ई पढ़ ले, काम खत्म। ई जैसे पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप 25%, ये सही है। ई 2 ऑप्शन में था, अब या बी या डी जो भी पढ़ना था पढ़ के करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब चलिए हम लोग उसी तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए बी सब में कॉमन है, डी और ई पढ़ लेते डायरेक्ट। ई क्या है? कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सही है बिल्कुल। अब डी पढ़िए, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, गामा रेज, ये गलत हो गया। आयनाइजिंग में एक्सरे आता है, गामा रेज आता है, जबकि नॉन आयनाइजिंग में खाली यूवी रेज आता है। बाकी लाइन सही है। डीएनए डैमेज हो जाएगा, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डी आपका नहीं है, पूछा है करेक्ट। ध्यान देखिए, ई के साथ डी तो ये गया, अब बचा क्या? ई और ई।
आप बी पढ़ लो या सी पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन। तो बेटा आपका कैंसर कॉजिंग से वायरस भी होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन कहलाता है। सी सही होने के कारण आंसर हो जाएगा पहला, सी और ई एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इन कैंसर सेल्स द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी आर लास्ट, बिल्कुल सही है। कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लास्ट हो जाती है, सेल अपने मनमाने ढंग से क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर। तो सिगरेट स्मोकिंग से बेटा आपका क्या होता है, लंग्स कैंसर, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड ई। द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू, तो आपका सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कार्पर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये बेटा आपके 3 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं जो मेल एसेसरी ग्लैंड की तरह काम करते हैं। और ये बेटा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन जो होता है इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, इनहिबिट नहीं कराएगा। अट्रैक्ट स्पर्म, अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, सही हो गया, स्पर्म को खवाएगा थोड़ी ना यार, काम करने आया है, मरवाने आया है, तो अपने आप आंसर हो जाता थर्ड। थॉर्न इंसेक्टिवोरस प्लांट, लीफ टेंड्रिल, फ्लैसी लीव्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो बेटा थॉर्न मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिलरी बर्ड से और पाए जाते हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया, तो आंसर हो जाएगा ए का 4। और देखिए एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया 4th। इंसेक्टिवोरस प्लांट बेटा नेपेंथिस पिचर प्लांट, लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ टेंड्रिल पाया जाता है पी में, जबकि स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है बेटा आपका गॉड फैमिली, कुकम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, बिटर गॉड, ग्रेप वाइन्स। फ्लैसी लीव्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया। प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो परमानेंट मैच्योर टिश्यू अगर दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी लेती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा, डी डिफरेंशिएशन। और जो टिश्यू बनता है उसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेलेक्ट द इनकरेंट मैच, न्यूरल टिश्यू सही है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, यही गलत हो गया। ये बेटा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल है। कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड बोन, मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मसल, सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका वैसे भी सेकेंड। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, बिल्कुल सही है। प्लांट में स्पेशल जगह होती है जहां पे ग्रोथ वहीं पे लिमिटेड है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बर्ड्स में जैसे कि एक्सिलरी बर्ड, और लैटरल मेरिस्टेम में जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम। मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू, भाई लंबाई में ग्रोथ होगा, प्राइमरी बनाता है एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा आपका बेटा 166 का सेकंड। जिम्नोस्पर्म है सीब ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में हैव नहीं लैक होना चाहिए था, वहां पे पाया जाता सीब सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट पार्ट ऑफ द, तो भाई यूजुअली बेटा लीफ से अदर पार्ट को देखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अदर पार्ट से दोबारा लीफ को ना है, आ सकता है। तो बेटा ये डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, तो आंसर में पहला गलत और दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। एसईआर वैक्यूल फैट सॉल्युबल पिगमेंट न्यूक्लियोलस, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बेटा यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, ए हो गया 2, आंसर हो गया सेकेंड। वैक्यूल्स में बेटा आपके चीजों को रखा जाता है, पिगमेंट्स वगैरह को, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, और यहाँ पे जो पिगमेंट रखा जाता है वो भी याद कर लीजिएगा, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए जैसे कि एंथोसाइनिन। फैट सॉल्युबल पिगमेंट में कैरोटिनॉइड आता है, क्लोरोफिल्स आते हैं, जेंथोफिल आते हैं। न्यूक्लियोलस में बेटा आपका एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। ऐसे सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है उसमें न्यूक्लियोलस लार्ज और ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन एंड राइबोज, तो ग्लाइकोजेन
बेटा आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड में आएगा। रुकिए फिर से मैच करते हैं, ऐसे मैच करिए। देखिए यहां पे राइबोज 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड है और किसमें पाया जाएगा, आरएनए में। तो डी की मैचिंग हो जाएगी थर्ड, तो आंसर आपका निकल के आ गया। अब आइए देखिए, अब देखिए जरा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड में अगर पढ़े हुए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा काइटिन, ग्लूकोसामीन, अमाइनो शुगर बोलते हैं जिसको, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, तो काइटिनस हो गया। आगे जो स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड और पाया जाता है बेटा फंजाई की बाल में। सेल्लोज और ग्लाइकोजन जरा देखिए, तो सेल्लोज होता है बेटा अनब्रांच्ड और पाया जाता है प्लांट में, जबकि है ग्लूकोज का पॉलीमर। और ग्लाइकोजन होता है बेटा ब्रांच्ड चेन पॉलीसेक्राइड। तो याद रखिएगा, चाहे मैं बात करूं सेल्लोज की, चाहे बात करूं ग्लूकोज की, चाहे बात करूं स्टार्च की, तीनों ग्लूकोज के ही पॉलीमर हैं। तो ग्लाइकोजन, सेल्लोज और स्टार्च ऑल आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन दोनों तीनों में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो बेटा याद कर लीजिए, स्टार्च में जो ग्लूकोज का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वहां पे हेलिकल बन जाता है। दो होते हैं वैसे तो, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड, जबकि एमाइलोज कैसा होता है, अनब्रांच्ड। तो यहां से हो गया बेटा आपका एक ही मैचिंग थे, डी थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एनाफ्लीज एंटीडॉन एप्लीजिया एस्कैरिस, फीमेल एनाफ्लीज, तो बेटा आर्थ्रोपोडा मॉस्किटो वेक्टर की कैटेगरी में। एंटीडॉन सी लिली होता है, इकानोडर्मेटा, लग रहा है सामने सामने मैचिंग है। एप्लीसिया सी हेयर मोलस्का, एस्कैरिस बेटा एस्कलमेंथिस, राउंड वर्म में आता है। D4 और A1, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 170 का आंसर हो गया बेटा आपका सेकंड। तो चलिए बच्चों, ये रहा डिस्कशन। आगे का डिस्कशन कराएंगे आपके सामने विक्रम सर, अभी शैलेंद्र सर ने करा दिया था। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, एनालाइज करिए, और करेक्ट इनकरेक्ट फिगर, थोड़ी सी माइन्यूट सी जो चीजें होती जो आपको दुख दे जाती हैं कि यार पता तो था लेकिन गड़बड़ हो गया, उसको रेक्टिफाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर एक हाजिर हुआ हूं। यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन है बच्चों, और आज हम लोग का पेपर ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 13, जो कि 19 सितंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर कनेक्ट हुआ। पेपर काफी बढ़िया था, आप सबने वर्षों के हिस्सा लिया, इसके आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर, डॉक्टर मणि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन किया है और बहुत सी बारीकियां, बहुत सी कॉन्सेप्चुअल बातें इन्होंने अपने डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों को बताई हैं, जो अब तक मैं भी नहीं जानता था। आज उनके लिए गए सेशन के माध्यम से मैं जो चीज़ें सीखी हैं, हो सकता है आने वाले पेपरों में आपको वो कॉन्सेप्चुअल बातें आपको दे करके नए तरीके से क्वेश्चन सबकी फ्रेमिंग कर सकूँगा। थैंक यू शैलेंद्र सर, मनीष सर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लिखा, रेप्टाइल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन एपिडर्मल स्केल्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये आपकी बुक की लाइन है। अब देखिए, रेप्टाइल्स में जो आपका हार्ट का चैम्बर होता है, यूजुअली जो होता है वो 3 होता है, दैट इज 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल यूजुअली, ठीक। और वैसे अगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर की बात करें, एलिगेटर, तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, तो ये गलत है, ये 2 नहीं है, ये 3 है। तो ये पहला सही लिखा है, दूसरा गलत लिखा है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बताइए, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट्स जो होता था उसमें क्या कमियां थी, जिसकी वजह से कोई चीज़ आर्टिफिशियल तभी होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। आपको पता है ये स्टिग्मा का सरफेस है और ये आपकी ओवरी है, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आके गिरा। अब हम चाहते हैं, ये अनडिजायरेबल भी हो सकता है पॉलन ग्रेन, ये डिजायरेबल भी हो सकता है, इसमें कुछ थोड़े बैड कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ गुड कैरेक्टर, लेकिन हमारा लक्ष्य ये बन गया कि हम केवल डिजायर्ड स्पीसीज का पॉलन चाहते हैं, ताकि क्रॉस ब्रीडिंग करा के या अच्छे क्वालिटी के पॉलन ग्रेन गिरा करके नए कॉम्बिनेशन जेनेटिक सेटअप बनाया जाए। तो यहीं से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब ऐसा क्यों आया? आपको पता कि ऑटोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो आपको पता, एक पेड़ ये है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर है, एक ये है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, ठीक, और एक ये है जिसमें मेल पेरेंट अलग है और फीमेल पेरेंट अलग है,
ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑटोगोनी प्रिवेंट करने के लिए इस स्टेमेंस को हटाएंगे, और स्टेमेन को हटाने का मतलब एटलीस्ट क्या है, एंथर को हटाएंगे, और इसको हटाने के बाद इसकी बैगिंग कर देंगे। अब बैगिंग क्यों करेंगे, ताकि कहीं दूर से इसी स्पीशीज का कोई पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। अनवांटेड पॉलन ग्रेन को हटाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो क्या प्रोसेस हुआ, एक हो गया इमस्कुलेशन और एक हो गई बैगिंग, ये दो टेक्निक होती हैं। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ताकि जो हमारी फसल है उस पर नए कैरेक्टर्स आएँ और उसमें वो इम्प्रूव हो, पहले से बेटर हो जाए, सूखे के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, डिजीज के रेजिस्टेंस हो जाए, और स्टैंडिंग पोजिशन मतलब वो एडवर्स कंडीशन को सह सके। तो एक प्रकार का ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का अप्रोच है, बात सही है। यहाँ पे हमें इमस्कुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ केवल बैगिंग करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर भी एमस्कुलेशन करने की नहीं, कोई बैगिंग करने। तो देखिए ये मेल फीमेल प्लांट अलग है, फ्लावर भी अलग है, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट, और यहाँ पर बाईसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल पेरेंट है, मतलब वो पूरा का पूरा यूनिसेक्सुअल प्लांट है, तो यहाँ पर एमस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं, दैट इज मोर नीड नहीं, नो नीड, ये गलत है भाई। और दो टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है, हम पहले बता चुके हैं, ये थर्ड वाला गलत है भाई। क्यों, क्योंकि जब पहले से ही यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो यहाँ पर इमस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक खास बात देखने को मिलती है इन तीनों में कि बैगिंग की रिक्वायर्ड सभी में है, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन की शेडिंग कराएं, एक प्रकार से ये ब्रीडिंग टेक्निक है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। थर्ड आंसर लिखा करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है जैसे कोई भी सेल हो, रेस्पिरेशन उसे करना है, और अगर फोटोसिंथेटिक सेल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी होएगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपका क्रोमेटोफोर होता है। ये क्या है सर, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। मीजोसोम क्या है, ये भी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, ये रेस्पिरेशन के लिए है, ये रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और डीएनए आरएनए तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने कोई बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया मेंशन नहीं किया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे आपके साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्रोमेटोफोर होता है, मेजोसोम तो होता है, ये डीएनए आने होते। लेकिन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोम वैक्यूल से मिलकर एक आपकी फंक्शनली कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रोकैरियोट में ये नहीं होगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ओनली ई, सेकेंड आंसर। लेकिन फॉलोइंग ऑड फॉर फीमेल इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये हो गया एंजियोस्पर्म, ये हो गया एंजियोस्पर्म। और आपको पता है कि गाइनोसियम इसका क्या है, गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट है, और इसका यूनिट क्या होती है सर, पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, इसकी तीन होती है, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक, तो ये तो तीनों हो गए। और आपको पता जब आप स्टेमेंस की बात करते हो, स्टेमेन, तो यहाँ पर ये निकल के आ गया, ठीक, ये हो गया एंथर, ये फिलामेंट एक कनेक्टिव, तो ये मेल के लिए है, दैट इज फोर्थ आंसर। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये एक्सक्लूसिव करेक्टर किसका है, एक्सक्लूसिव करेक्टर है एंजियोस्पर्म का, एक्सक्लूसिव करेक्टर एंजियोस्पर्म का है, और एंजियोस्पर्म के अलावा कहीं नहीं पाया जाए। इसमें दो घटनाएं घटती हैं, एक तो ये मेल गैमेट एक से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा सर, जाइगोट, प्रोसेस का नाम सिनगैमी या जनरली फर्टिलाइजेशन। फिर एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई से, प्रोसेस का नाम ट्रिपल फ्यूजन, क्या बनाएगा सर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इतना, और ये सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, एम्ब्रियो सैक में। यहाँ पर देखिए एक आपका दो सिनर्जिड हो गया, एक हो गया, एक दो ये, और एक तीन एंटीपोडल सेल, ठीक। और यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। अब देखो जब पॉलन ट्यूब गाइड होगा तो यहीं से दो मेल गैमेट इसके अंदर रिलीज होगा, और दो मेल गैमेट रिलीज नहीं होगा तो आपके ये प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब फिलीफॉर्म ऑपरेटस का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है डबल फर्टिलाइजेशन में। क्यों, क्योंकि फिलीफॉर्म ऑपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता काहे के लिए, ताकि यहाँ पर किसी एक सिनर्जिड में ये दो मेल गैमेट रिलीज हो, इसका फिलीफॉर्म ऑपरेटस का रोल है। और दो मेल गैमेट तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो प्रोसेस सिनगैमेट ट्रिपल फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ, एम्ब्रियो सैक में। लेकिन सेंट्रल सेल आफ्टर सिनगैमेट बिकम पीस नहीं, ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन है भाई, ये गलत है पहला वाला। तो बी सी डी तीन सही है, दैट इज 3, सेकेंड आंसर।
अब देखिए, आपको पता था कि स्पर्मेटोगोनिया आपकी नॉर्मल टेस्टिस में होती है, और जब उसे गैमीट बनाना होता तो बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड, और उसके बाद या तो स्पर्म बोल लो और या तो स्पर्मेटोजोआ बोल लो, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, और ये भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब हम जैसा थे किसी कार्य के लिए अपने को विभेद हो जाएं, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ये क्या है? डिफरेंशिएशन। अब देखिए, ये डिफरेंशिएशन है फर्स्ट मियोसिस सेकेंड मियोसिस, इससे 2 बनेगा, 2 से ये 4 बनेंगे, दैट डिफरेंशिएशन। अब लिखा लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, दैट इज ए फर्स्ट, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ऐसा कहा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ है? वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। अगर लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क स्ट्रोमा में, ये डिवीजन ऑफ लेबर है जो कि इवोल्यूशन का कैरेक्टर है। जो आपके क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल, इन सब के कलर अलग अलग होते हैं। जेंथोफिल का येलो होता है, क्लोरोफिल ए का ब्राइटर ब्लू ग्रीन, ब्लू का येलो ग्रीन, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ब्लू एंड रेड रीजन में। अगर एक लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे? रेड, लेकिन हालांकि एक साथ आएगा नहीं, ठीक। तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क स्ट्रोमा में, और ये चीज़ दैट इज सेकेंड आंसर। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में है, जेंथोफिल येलो है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, जैसे कहते हैं बर्थ रेट, बर्थ रेट जब भी बर्थ रेट पॉपुलेशन में निकाली जाएगी तो हमेशा हम इनिशियल के रेफरेंस में निकालेंगे और पर कैपिटा निकालेंगे। इसी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हर चीज़। तो क्या करें? जितने पैदा हुए, या कह सकते हैं न्यू बॉर्न ले लेंगे यहाँ पे, जो नए पैदा हुए कितने इनिशियल के रेफरेंस में। बता रहे हैं कि 10 पैदा हुए, कितने 50 में, कितना आ गया? 0.2। ये क्या है? पर प्लांट पर ईयर, 0.2 ऑफ स्प्रिंग पर प्लांट पर, एक साल में, पर पौधा पर ईयर, ये क्या आ गया? 0.2। इसीलिए कहा गया बर्थ रेट सेक्स रेशियो, ठीक है। और पिरामिड, ये किसके कैरेक्टर हैं? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, सेकेंड आंसर। अब देखिए, टाइडल वॉल्यूम आप जानते ही हैं 500 ml होता है, तो ये हमें पहले ही दिख गया सर, ए थर्ड, ठीक। और इंस्पायर्ड जब 2500 से 3000 ml, जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना इसके वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। एक्सपायर्ड वॉल्यूम क्या है? सी सेकेंड, और यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम डी फिफ्थ, और वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर ई का फोर्थ हो जाएगा, सेकेंड आंसर। तो ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकेंड, डी फिफ्थ, ई फोर्थ है। लिम्फेटिक सिस्टम देखिए, कहते हैं कि हमारे शरीर में जब ब्लड जाता है तो ब्लड टिश्यू एक एक सेल में नहीं जाता, वो टिश्यू फ्लूइड नाम की जगह होती है। टिश्यू फ्लूइड होता है सेल के टिश्यू के बीच में, वहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, वो टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से सेलों से एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं जो वापस आते हैं वेना केवा के माध्यम ड्रेन बैक, उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक क्या? ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, सब कुछ वापस आता है, दैट इज ए थर्ड, ठीक। और लिखा है कि वैसे तो नॉर्मली ये पता है कि वेन जो होती है टी ऑक्सीजन पर ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग से लेफ्ट ऑर्किल में लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कैरीज ऑक्सीजन ब्लड ही क्यों लिखा तो भी ये चल जाएगा, दैट इज बी फर्स्ट। और देखा थ्रोम्बोसाइट को ही हम प्लेटलेट बोलते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग के जो आपके कई सारे फैक्टर थे उसमें प्लेटलेट फैक्टर भी था, दैट इज कोआगुलेशन ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसको क्लॉटिंग भी कह सकते हैं, क्लॉटिंग, तो ये ठीक है, C4। और लिम्फोसाइट आपको पता है बी होगा, और टी ये क्या? इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, डी सेकेंड आंसर। एडेनिन डेरिवेटिव में आपके काइनेटिन है, ठीक। तो आपको ये मालूम है कि जितने पीजीआर होते हैं, जितने पीजीआर वो किसी ना किसी केमिकल्स के डेरिवेटिव होते हैं, उनके पूरे डिटेल आपकी बुक में लिखा है कि एडेनिन डेरिवेटिव काइनेटिन है जो कि एक प्रकार का साइटोकाइन है, टर्पीन डेरिवेटिव जिबेलिक एसिड है, और गैसेस हार्मोन इथाइलिन है, और कैटनॉइड डेरिवेटिव क्या है? एफसीसिक एसिड। तो हो गया भैया ए थर्ड, बी सेकेंड, सी फर्स्ट, डी फोर्थ, ठीक है, डी फोर्थ आंसर। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको डेरिवेटिव जैसे इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, तो डेरिवेटिव आपसे पूछे जाएंगे तो अलग बात है, जैसे एडेनिन डेरिवेटिव काइनेटिन, टर्पीन डेरिवेटिव जिबेलिक एसिड बी सेकेंड, और गैसेस हार्मोन इथाइलिन सी फर्स्ट, और कैटनॉइड डेरिवेटिव एफसीसी के डी फोर्थ आंसर। अब देखिए, किताब में लिखा गया है
कि जो आपकी बुक में क्राई लिखी हुई है ये एक टॉक्सिन को कोड करने वाली जीन है, टॉक्सिन कोडेड जीन, और ये जीन आपके कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। इस बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थूरिंजिएंसिस। तो अगर ये जीन किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक, जो कि कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, तो पौधा नेचुरली अपने आप उन पेस्ट से अपने आप को रजिस्ट कर जाएगा। तो यही काम हम लोग बायोटेक में करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं इन जीन की मदद से। और किन किन आपकी बुक में लिखा है, क्राई फर्स्ट AC, ठीक है, और एक होता है क्राई सेकेंड AB, ये कॉटन बोल 1 के लिए सही है, और क्राई फर्स्ट AB ये कॉर्न बोरर, तो ये गलत है, ये गलत है। RNAi जो होता है जनरली यूकैरियोट्स में देखा गया है, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन केवल प्रोकैरियोट में है, ये गलत है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए बायोरिएक्टर का जो डिज़ाइन किया गया था वो 2 चीज़ों के लिए गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, मैक्सिमम अमाउंट में मिले, और प्योर मिले, ये 3 उद्देश्य से बात। तो क्या लिखा, एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगा, काहे के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट, और ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन मतलब मैक्सिमम, और लिखा मोस्ट कॉमनली यूज बाय स्टेंट मतलब बिलोडक प्रकार का। ये दोनों सही है सेंटेंस, ये बुक की लाइन थी। अब लिखा है कि मेल और फीमेल काकरोच में सेम क्या है, तो ये तो आप जमाने से कहते 10 सेगमेंट मेल सरकाई, ये केवल मेल में है, मशरूम ग्लैंड केवल मेल में है, कोएटेरियल फीमेल में, और कंपाउंड आई तो दोनों में होती सर, मेल में भी और फीमेल में भी। तो एक तो एनल सरकाई हो गया और उस पर कंपाउंड आई दैट इज AC, फर्स्ट आंसर। तो कोएटेरियल ग्लैंड क्या बनाती है, ऊथिका, और मशरूम ग्लैंड स्पर्मेटोफोर की कवरिंग बनाने में हेल्प करती है मेल में, स्पर्मेटोफोर के। ये केवल मेल में है, ये फीमेल में है, ये मेल में है, और ये दोनों में है, सरकारी कंपाउंड है ANC। लिखा ह्यूमंस में आपको बताया गया था कि हार्मोन के नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, बायोगेनिक एमीन्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकता है, आइडोसाइड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ने पहले ही सेशन लिया, केवल हार्मोन का नेचर प्रोटीन नहीं होता, सही है। क्यों ऐसा, क्योंकि इतने प्रकार के केमिकल्स हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं हमारे शरीर में, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज फोर्थ आंसर। इन ह्यूमन द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन स्टेरॉइड, पेप्टाइड, आइडोथायरिन, प्रोटीन, ACS एंड बायोगेनिक एमीन्स, दैट इज 1 and 2। अब सर पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या अंतर है, नॉर्मली 2-3 एमिनो एसिड जब हो जाता है तो हम ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, तो ये पेप्टाइड तो है लेकिन ये प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए कम से कम उसको जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है टर्सी क्वाटरनरी, उससे एक्वायर करना चाहिए। इसके लिए नंबर ऑफ एमिनो एसिड की रिक्वायर्ड नॉर्मली 50 या 100 के आसपास, तो इसलिए ट्राईपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड तो है, पॉलीपेप्टाइड, लेकिन ये प्रोटीन नहीं, ठीक। तो ये दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन फोर्थ आंसर। लिखा साइक्लोस्टोम, आपको बताया गया था कि जब आप वर्टिब्रेटा की बात कर रहे थे, वर्टिब्रेटा, तो इसके 2 डिवीजन बताए गए थे, एक तो एग्नेथा, ठीक है, और एक ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक। ये वो थे जिनमें जबड़े नहीं थे, उसी का मेंबर ये आपका साइक्लोस्टोम्स है। सकिंग है सब विदाउट जा, बिल्कुल सही है। और ये नॉर्मली मेरीन होते हैं, मेरीन होते हैं, और स्पाउनिंग के लिए मतलब एगलिंग के लिए कहाँ थे, फ्रेश वाटर में, तो गलत है भाई। तो पहला सही, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर। लिखा है सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सर क्या है, एक किंगडम है सर, और ये किंगडम है, इसमें कई प्रकार के क्लासिक क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड, इग्नोइड और प्रोटोजोवंस। तो जब प्रोटिस्टा के लिए सेंटेंस बनाएगा तो इन सभी आएंगे उसमें। देखिए पहले लिखा कि हेट्रोपिक है, आइट्रोपिक मोड दोनों है, क्यों, क्योंकि जो आपका प्रोटोजोवन है पूरा का पूरा हेट्रोपिक है, योगिना दोनों है, स्लाइमो हेट्रोपिक है, और क्राइसोफाइट है ये प्रोटोसिंथेटिक है, आइट्रोपिक है। तो ये सेंटेंस सही है। मोस्टली मेंबर आर यूनिसेलुलर, बट सब नहीं सर, ये पूरा का पूरा यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। कुछ मेंबर पैथोजन, स्लाइमोल्ड पैथोजन है, ट्रिपैनोसोमा पैथोजन है, एंटमीबा पैथोजन है, ये तो सही है। और लिखा सही में फ्लैजिला सीरिया, नहीं सर, सब में नहीं, स्लाइम मोड में नहीं है, ठीक है, स्लाइम मोड में नहीं है, अमीबा एंटमीबा में नहीं है, सीरिया फ्लैजिला, स्पोरोजोन्स में नहीं है, तो ये गलत है। और प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही इसमें, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है भाई, ये गलत है भाई। तो हमें क्या सही दिख रहा है, ए और सी, दैट इज ओनली ए एंड सी, थर्ड आंसर। फिर समझिए प्रोटिस्टा एक किंगडम है, इसमें कई प्रकार के ग्रुप आते हैं। तो लिखा हेटरोट्रॉपिक, तो प्रोटोजोन को हेटरोट्रॉपिक मान ले पूरा का पूरा, और स्लाइमोल्ड हो गया, और आपका जो यूग्लिना है दोनों में है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स ये ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है। लिखा मोस्टली मेंबर आर यूनिसेलुलर, सब मल्टीसेलुलर, गलत है। कुछ मल्टीसेलुलर होंगे, ये कहना गलत है, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये गलत हो गया।
और कुछ मेंबर में सभी मेंबर फ्लैजिला सीलिया है, ये नहीं। क्यों? स्लाइमोन में सीलिया फ्लैजिला नहीं है, उसके आपके स्पोरोजोन्स में नहीं, अहीबा एंड टहीबा में नहीं है, तो ये गलत है। और सीलिया आपका किस में है? पैरामीशियम में। और फ्लैजिला किस में? यूग्लिना में, ट्रिपैनोसोमा में। तो गलत ए और सी, थर्ड आंसर। एक टॉपिक, वैसे तो हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये रहा आपका यूट्रस, यूट्रस, और यूट्रस में नॉर्मल प्रेगनेंसी सस्टेन करती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी सस्टेन्ड करती है। लेकिन कभी कभी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है कि यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाए, तो उसको बोलते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी। तो क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। एक प्रकार का ये STIs का कॉम्प्लिकेशन, ये आपकी बुक में लिखा है, ये टर्म आपकी बुक में है, STI का ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, PID था, एक टॉपिक प्रेगनेंसी था और कैंसर भी था। ठीक है, फोर्थ आंसर। अब बुक में लिखा कि अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ। कहा गया कि अगर एक आपका अर्थ है और आपको पता है कि ऐसे हजारों लाखों आपके प्लैनेट जो है पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, तो कुछ थिंकर्स ने ये बताया किसी दूसरी ग्रह से कोई स्पोर जिसमें जीवन नाम की इकाई थी वो घूम कर उड़ करके आ गई पृथ्वी पर, जिसने जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट की। तो जब इसको इसी को वो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, और इसके सपोर्टर थे अरेनियस। तो इनसे जब ये पूछा गया कि इस प्लेनेट पे सबसे पहले स्पोर कहाँ आया, कैसे आया, तो ये नहीं बता पाए। इनका ये कहना था कि किसी दूसरे स्पोर से उड़ करके स्पोर आ गया, जीवन नाम की इकाई। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि ये स्पोर पहली बार कैसे आया, तो ये जवाब नहीं, मतलब कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहा था कि पहला जीवन कहाँ से आया। ठीक है, तो इसलिए इंक्लूडिंग अर्थ सही है भाई। फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ, और यही बात कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दिया, जिसमें बड़े साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट नाम के। ठीक है, वॉन हेलमोंट, लेजरस प्लेंजनी, इन लोगों ने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो नील नदी के कीचड़ से हो गई, कोई अच्छा पानी था वहां से हो गई। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो किसी मिट्टी से जमीन की मतलब किसी नॉन लिविंग से डायरेक्ट जीवन एकाएक आ गया। ठीक है, तो ये कहते हैं लाइफ कम्स ऑन डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मट्स, इट इज दिस वाज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टिया एबायोजेनेसिस। और इसे डिस्प्रूव किया लुइस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जिन्होंने ये बताया कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है। हाँ, ये मान सकते हैं कि पहला जीव जो दुनिया में आया लिविंग, वो किसी नॉन लिविंग केमिकल के कॉम्बिनेशन से पहले लिविंग बना और फिर लिविंग से सक्सेसिवली बनता चला गया। और यहीं से काम किया आगे ओपेन हेल्डन ने, जिन्होंने कहा नहीं, पहले केमिकल से कॉम्बिनेशन हुआ और उन केमिकल के कॉम्बिनेशन में लिविंगनेस आया। यही आप पढ़ते हुए आपके ओपेन केमिकल ओपेन कि, और हेल्डन की थ्योरी में आप यही पढ़ते हो ना कि केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब पहले केमिकल से कॉम्बिनेशन हुए, उसके बाद उसमें एक लिविंग बॉडी बनी और फिर लिविंग से आपके सक्सेसिव जनरेशन आप आगे देखते जा रहे हो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो लैमार्क, ह्यूगो डिवरीज और डार्विन जो थ्योरी की बात करते हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, वो जीवों से जीवों की उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही लिखे भाई। For a long time, it was also believed that life comes out of decaying and rotting matter like stromer. It is this was theory of spontaneity. ये दोनों सही है भाई, फोर्थ आंसर। ठीक है, सोनम मेलांजेना, आपसे ये कहा गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये कहा गया था कि जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीसीज होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक, और दोनों इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तो सर इटैलिक्स में तो ये लिखा है, लेकिन ये तो सर कैपिटल से लिखा है, इसलिए गलत है। और कह रहे इनकरेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ अंजलि, बिल्कुल सही है। अब क्यों ऐसा कि इन द गिवन साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर लेकिन इट मस्ट बी स्मार्ट विथ स्मॉल लेटर्स। तो ये सेंटेंस बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है कि ये सेंटेंस असर्शन क्यों गलत है, क्योंकि तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसे कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो इटैलिक्स है, पहला कैपिटल है, दूसरा भी कैपिटल है, ये गलत है भाई, फोर्थ आंसर। अब लिखा कर्ट स्टेट 5 किंगडम, और 5 किंगडम में तो आप पढ़ते हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें कुछ प्रोकैरियोट है, कुछ यूकैरियोट है, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर, कुछ ऑट्रॉपिक, कुछ क्या है हेटेरोट्रॉपिक। तो लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन मोनरा, ये सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ओनली फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, नहीं सर, यहाँ प्रोटिस्टा छूट रहा है, प्रोटिस्टा छूट रहा है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये सही है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में है, एनिमेलिया में है और कुछ प्रोटिस्टा में भी है, लेकिन यहाँ पर ओनली नहीं लगा। अगर यहाँ ओनली लगा देते तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाता, तो केवल हमें बी वाला ही गलत दिख रहा है। तो ए
सी डी, दैट इज थर्ड आंसर। अगर यहाँ ओनली लगा देते कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर अकर्स ओनली इन फंजाई तो गलत होता, क्यों? स्लाइम मोड हेटरोट्रॉपिक है, प्रोटोजोवन हेटरोट्रॉपिक है, ठीक। तो ए सी डी थर्ड आंसर। लिखा इन फ्लावरिंग प्लांट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू वुड आल्सो डिपेंड ऑन लोकेशन। बिल्कुल, कहते हैं कि अगर बाहर बाहर होगा तो एपिडर्मिस होगा, थोड़ा अंदर होगा तो पैरेन्काइमा होगी कार्टेक्स के रूप में, फिर और अंदर होगा तो तो पेरिसाइकिल होगा। तो मतलब आपकी बुक में लिखा है कि जो डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, उनका लोकेशन कैसा है बॉडी और प्लांट की नीड कैसी, उसी हिसाब से उनका संरचना होती है। तो ये सही है। लिखा इन फ्लावरिंग प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू देयर आर 3 टाइप्स। क्या चीज़ है? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसमें आएंगे जाइलम, इसमें आएगा जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, और इसमें आएगा क्या चीज? एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, गार्ड सेल, ये सब आएंगे। और इसके अलावा जितने भी हैं सब ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। तो ये दोनों सही है भाई, दोनों सेंटेंस। फोर्थ आंसर। अब देखिए लिखा हाउ मेनी एनिमल टिश्यू, कुछ नहीं सर, कार्टिलेज आपको पता कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव है, ब्लड भी कनेक्टिव है और एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव है, और स्मूथ मसल्स आपको पता है एक प्रकार का मस्कुलर है। तो 1 2 3 4 5 दैट इज 5। अब देखिए कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट लिविंग, जाइलम क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और पैनकाइमा क्या है? सिंपल लिविंग है, परमानेंट है। तो ये तीनों क्या हो गए? ये प्लांट के टिश्यू हैं, प्लांट, ये भी प्लांट, ये भी प्लांट। तो 1 2 3 ये तो प्लांट पे हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 1 5 5। एक C2 कंजर्वेशन में ये सब है आपकी बुक में। इसके अलावा एडवांस एक टेक्निक जो दी है बुक में, एडवांस टेक्निक, एडवांस टेक्निक में यहाँ पे एडवांस टेक्निक में क्या क्या दिया है? जैसे सीड बैंक दिया हुआ है, गैमीट बैंक दिया हुआ है, ठीक, गैमीट बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर है, पॉलन बैंक है, ठीक है। ये सब के सब क्रायोप्रेजेंट टेक्निक जो है ये सब के सब एक C2 में आएंगे। तो ये सब सही है। वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्केट, जो जूलॉजिकल गार्डन, या इसी को जूलॉजिकल गार्डन भी कह सकते हैं, मतलब पार्क भी कह सकते हैं, इसी को चिड़ियाघर कहते हैं। 1 2 3। अब देखा इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ आरी हु इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम। नहीं, जब आप इको आर फर्स्ट पढ़ते हो तो जो आपका रोमन नंबर होता है वो ये बताता है कि इस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से किस सीक्वेंस में निकाला गया, रोमन नंबर बताता है। कैपिटल लेटर जीनस, स्मॉल लेटर स्पीशीज बताता है ये दोनों, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर बताता है उस बैक्टीरिया का, और ये क्रम बताता है किस क्रम में उसको निकाला गया। तो क्या इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ आरी हु इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सही है भाई, फर्स्ट आंसर, ये बुक की लाइन थी। आपको पता है कि एक होता मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल और एक होती है डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। कहते हैं किसी पैरासाइट को अपने होस्ट के अंदर, होस्ट की, 2 होस्ट की अगर रिक्वायर्ड हो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, एक होस्ट की रिक्वायर्ड हो तो मोनोजेनेटिक, एस्केरिस मोनोजेनेटिक, एंटाइबा मोनोजेनेटिक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, और फाइलेरिया वर्म की लाइफ साइकिल, ठीक है, और डेंगू की, इन सब की आपकी जो लाइफ साइकिल होती है, या मतलब नॉर्मली प्लाज्मोडियम ही आपकी बुक में दिया है। और आपका ये बुचरेरिया ये डाइजेनेटिक है, ठीक है। और जैसे आपका लिवर फ्लू के टीनिया सोडियम ये सब डाइजेनेटिक है, ठीक है। तो इनमें 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक है, और एक सेकेंडरी होस्ट। नॉर्मली जो मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एडवांस ऑर्गेनिज्म, वो प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल साइकिल चलती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन प्लाज्मोडियम है जहाँ पर ह्यूमन एडवांस है, लेकिन यहाँ पर ए सेक्सुअल, नॉर्मली सेक्सुअल साइकिल एडवांस होस्ट प्राइमरी होस्ट में चलती है। तो इतना हम समझ गए। लेकिन 2 आपके होस्ट का होना ये जो नहीं कि 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, जैसे जो मक्खी होती है आपकी केवल एक मैकेनिकल कैरियर होती है, वो केवल आपके वेस्ट मटेरियल को सक करके दूसरी जगह ले जाती है। उस वेस्ट मटेरियल में एंटाइवा होता है
जिससे इन्फेक्शन फैल जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसके शरीर में अंदर जाकर उसकी लाइफ साइकिल नहीं चलती है। तो वहाँ पर केवल दो जीवों का इन्वॉल्व होना डाइजेनेटिक नहीं है, दो जीवों के अंदर लाइफ साइकिल का पार्ट सस्टेन करे तो महत्व रखता है कि हाँ भाई वो डाइजेनेटिक है। तो वहाँ पर केवल मैकेनिकल कैरियर होती है एंटाइमा की, ठीक है, तो वो डाइजेनेटिक नहीं है। स्कैरिस मोनोजेनेटिक, वो चलिए डाइजेनेटिक। यहाँ पे कौन कौन है, ह्यूमन है और क्यूलेक्स है। अब देखो इसमें ह्यूमन है, ठीक, ये प्राइमरी होस्ट है और क्यूलेक्स सेकेंडरी है, और प्लाज्मोडियम में भी ह्यूमन है और यहाँ पर आपका फीमेल एनोफ्लीज है। ये हो गया डाइजेनेटिक। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों में ज्वाइंट पेन होता है, 1 2 3 4, दैट इज 4 सेकेंड, ठीक है। टाइफाइड, यहाँ पे कुछ सिम्टम दिए गए, टाइफाइड, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, और इसका जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन ये कॉम्प्लिकेशन है। निमोनिया, फीवर, चिल आता है, आपको पता है ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया। कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन और सो थ्रोट होता है, ये राइनो वायरस से होता है, ठीक है, राइनो वायरस से। और एस्केरियासिस होता है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस, और ये ब्लॉकेज ऑफ पैसेज इंटेस्टाइनल, बिल्कुल सही है। तो ये चारों सही है भाई, ठीक, दैट इज 4th सेकेंड आंसर, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, द मेन सोर्स ऑफ बायो आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। मतलब बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये नहीं है कि केवल जीव से नाइट्रोजन मिले, किसी भी तरीके से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए न्यूट्रिएंट के एज ए थ्रू। तो ये बात बिल्कुल सही। क्यों, फंजाई जो होते हैं माइकोराइजा के माध्यम से होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया तो आपको पता ही है, नॉस्टोकेना बिना, ये नाइट्रोजन फिक्सर है, और बैक्टीरिया तो आपको पता है एजिटोबैक्टर और रोडोस्पाइरम, ठीक है भाई। और ऑर्गेनिक फार्मर इस प्रकार से अपना नजरिया बनाता है कि जिस पेस्ट को जो हमारा मेन टारगेट है उससे अगर हम हटा रहे हैं तो उसका प्रेडेटर क्या है, और जिसे हटा रहे, मान लीजिएगा आपने उसे हटा दिया तो एक प्रेडेटर है, उसके कई सारे प्रे होते हैं, उस प्रे में अगर ये है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि हम प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस कर दें ताकि वो हमारे उसका जो प्रे है, अगर हमारा पेस्ट है तो हमारा ऑलरेडी उसके लिए प्रे होगा तो उसे खा के वो ख़त्म कर देगा, और अल्टीमेटली हमारे लिए क्या हमारी समस्या दूर जाए कि हमारा पेस्ट खत्म हो गया। तो हम इस प्रकार से इकोसिस्टम, मतलब इंसेक्ट का और हर्बीवोरस का, कार्निवोरस का आपस में डेवलप करें कि जो हमारा टारगेट जिससे हमें नुकसान हो रहा है उसे खाने वाला कोई आ जाए तो हमारा अपने आप बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल, बजाय हमारे उस प्रेडेटर को कोई नुकसान हुए या किसी और जीवों को नुकसान हुए, मतलब ये हमें ऐसा नजरिया बनाना होगा कि हम केवल अपने टारगेट वाले जो हमारा पेस्ट है वो खत्म हो जाए, बाकी जीवों पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल, दोनों सेंटेंस सही है, ये बुक में लिखा है। अब ये तो आपको पता है कि 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मेल में मशरूम ग्लैंड होती है, और ये एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, और जो आपकी स्पर्मेटोफोर की 3 कवरिंग होती है थे उसमें से एक मशरूम ग्लैंड ही बनाता है, दैट इज फर्स्ट है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट है। अब यहाँ पे लिखा है कि एड्रेनलिन का क्या इफेक्ट है। एड्रेनलिन एक प्रकार का इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन में आपको सारी वो घटनाएं होंगी जिससे शरीर में तेजी से एनर्जी बढ़े, और एनर्जी बढ़ना ही सब कुछ नहीं, उसके लिए पूरे शरीर में एटीपी का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, पहली बात। और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट तब होगा जब एनर्जी पैदा, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत तेज दौड़ाने के लिए हमें ब्रीदिंग बढ़ानी होगी, पहली बात। और ब्रीदिंग बढ़ाने के बाद हार्ट का रेट बढ़ाना होगा ताकि तेज से ब्लड का फ्लो बढ़े, दो बातें। तो हार्ट बीट का रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग बढ़ेगी, और बहुत तेज से पसीना होगा क्योंकि हम दौड़ेंगे बहुत तेज, वर्क करेंगे तो पसीना होगी, बात को समझिए। और ये पाइलो एक्शन होगा, मतलब ये रोए थोड़े से खड़े हो जाएंगे, और आंखें बहुत तेजी से चढ़ी है, क्यों, क्योंकि हमें चीज़ देखना होगा। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब भूकंप आ जाए, एक सांप आ जाए, कोई बड़ा जान मर जाए, जिसकी हमने कल्पना ना की हो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाए, मतलब क्विक एक्शन चाहिए हो, तो वहाँ पर एड्रेनलिन काम करेगा। फ्लूइड डायलेशन होगा, मतलब आंखें थोड़ी फैल जाएंगी, पाइलो एक्शन मतलब हाथ बढ़ना और पसीना होगा। इसके अलावा हार्ट बीट का रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एटी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब होगा 4th आंसर। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। हमारे सीधे साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया, थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर, और 131 200 की जर्नी आप लोगों ने मेरे साथ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।